चलिए आज शुरू करेंगे फिजिक्स में। क्लास 12th की फिजिक्स में पिछले वीडियो में उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो ये आप लोग जान चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। और उसके बाद में अब सीखना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, स्मॉल f इक्वल r/2, ये पढ़ चुके हैं। और ये जो वीडियो इस समय अपवर्तन परावर्तन के चल रहे हैं दर्पण, ये 12th के साथ साथ में 10th के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में ये है परावर्तन अपवर्तन, लेकिन 12th के सिलेबस से इस बार परावर्तन हटा दिया गया है और परावर्तन के साथ साथ गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध, ये हमें पढ़ना है आज कि क्या संबंध होता है। और ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम डिराइव करेंगे, डिराइव करके इसको हल कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, उनमें यही संबंध होता है f बराबर r/2 दोनों के लिए। तो हम यहाँ पर केवल अवतल के लिए ही प्रूफ करेंगे, उत्तल के लिए भी वही हो जाता है। चलिए एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए इसमें एक हेडिंग लिख लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण अब सभी लोग जान चुके हो, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात उसकी उभरी हुई सतह पर हम पॉलिश करते हैं। ये पीछे वाली सतह उभरी हुई सतह है, तो इस पर हम पॉलिश कर देंगे। और ये मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको M मान लेते हैं और इसको इस पॉइंट को M', ये दर्पण का द्वारक हो जाएगा। चलिए अब हम एक वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु जो दर्पण की मुख्य अक्ष पर, जो प्रकाश की किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही हैं। क्योंकि हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r और f में संबंध बताना है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये सभी बातें पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। जब ये परावर्तित होकर वापस लौटेगी तो F से होकर जाएगी। क्लियर। और जिस बिंदु पर आपतित होती हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर फिर एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब के बारे में बता चुके हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से हम परिधि को मिला देंगे
या दर्पण के किसी बिंदु को अगर वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होगी। तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको मान लेंगे ये पॉइंट सी है। जब ये रेखा सी से होकर जा रही है तो इसका मतलब है ये अभिलंब हो गया, इसको अभिलंब कहेंगे। तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला कोण हम थीटा लेंगे तो ये भी थीटा ही होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। तो फिर ये वाला कोण कितना होगा? तो ये और ये रेखा, दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो इस प्रकार यहां से देखो तो ये एकांतर कोण है, ये थीटा और ये, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। चित्र अच्छी तरीके से समझ लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी डेरिवेशन समझने में। और ये वाला कोण फिर कितना होगा? इस वाले त्रिभुज में देखो ACF में, ACF का ये बहिष कोण है और हम जानते हैं बहिष कोण शेष अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये थीटा, ये थीटा, तो इनका योग 2 थीटा। तो इस प्रकार ये वाला कोण 2 थीटा हो जाएगा। अब A से एक मुख्य अक्ष पर लंब खींचेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं N, पॉइंट है N। अब हम इसको हल कर लेंगे। चित्र समझ में आ गया होगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ACN में, त्रिभुज ACN में इसमें लगा देंगे tan थीटा। ACN में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ACN ये लंब हो जाएगा AN लंब बटे आधार CN, आधार हो जाएगा CN। और ये जो फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं ये छोटे द्वारक के दर्पणों के लिए ही सत्य है। तो इसका मतलब है कि हमें दर्पण का द्वारक छोटा लेना पड़ेगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा लेते हैं, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब थीटा बराबर tan थीटा, यानी हम tan थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं। अब ये लिख तो सकते हैं, लेकिन क्यों लिख सकते हैं इस बात को जरा समझ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसी कंडीशन बहुत जगह आएंगी कि थीटा बराबर साइन थीटा बराबर tan थीटा, यानी थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा को भी और tan थीटा को भी। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा हो। लेकिन इस बात को आप समझ लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, दिख रहा होगा, ये वाला कोण 90 अंश का लग रहा है, ये कोण 90 अंश। जब ये कोण 90 अंश है, मान लेते हैं O, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, और इस कोण को हमने मान लिया है थीटा। तो ये वाली भुजा हो गई आधार, ये वाली हो गई कर्ण और ये वाली लंब। फिर हम इस कोण को और छोटा कर देंगे, और ये वाला कोण अभी 90 से छोटा है। हम इस कोण को और छोटा करेंगे, फिर एक लंब खींचेंगे और ये कोण थीटा ही है। अब ये लग रहा होगा कि ये तो 90 है, लेकिन ये भी 90 की ओर अग्रसर होता हुआ दिख रहा होगा। ये वाली रेखा ये इधर इस डायग्राम में तो कुछ तिरछी लग रही है कि ऊपर की ओर है, लेकिन इसमें लगभग इसके कुछ समांतर ही महसूस हो रही है। तो अगर हम इस कोण को और छोटा कर देंगे तो ये दोनों किरणें समांतर महसूस होंगी, या हम इन दोनों
किरणों को या रेखाओं को अनंत पर जाकर मिला दें तो अनंत पर मिलने वाली किरणें समांतर किरणें वाली मानी जाती हैं। अनंत पर मिलने वाली किरणें या रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम इन दोनों को अनंत पर ना मिला करके अनंत से कुछ पहले ही मिला दें तो त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से, और ये कोण बहुत ही छोटा हमें लेना है। बहुत छोटा मतलब ये वाली रेखा कुछ इस तरह से आएगी। तो जब ये कोण छोटा हो जाएगा तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लगभग आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी हम मान सकते हैं ये किरणें आपस में अनंत से कुछ पहले मिल रही हैं। तो उस स्थिति में जब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये है हमारी आधार और ये वाली है कर्ण, यानी आधार और कर्ण आपस में बराबर हो गए। तो चेक करो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है और लंब बटे आधार टैन थीटा। जब आधार और कर्ण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये लंब बटे कर्ण की जगह हम आधार लिख सकते हैं। तो अब साइन थीटा क्या हो गया, यहाँ से लंब बटे आधार, टैन थीटा लंब बटे आधार इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा और टैन थीटा आपस में बराबर हो गए। कब, जब ये वाली रेखा बहुत छोटी हो गई है और यहाँ पर ये रेखा कौन सी होगी, ये वाली। जब दर्पण का हम द्वारक छोटा करेंगे तो ये जो लंब है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये कोण भी छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए जब द्वारक छोटा होगा तो ये कोण भी छोटा हो जाएगा और कोण छोटा होने से साइन थीटा और टैन थीटा आपस में बराबर हो जाते हैं। ये क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कि थीटा इनके बराबर कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए एक सूत्र पता होगा आपको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। हम एक वृत्त बना लेते हैं और हम इसका एक चाप ले लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इसका बड़ा चाप लेंगे तो हमें ये वक्र रूप में दिखाई देगा। अगर हमने इतना चाप ले लिया है, अगर हम इसको धीरे धीरे छोटा कर दें, अब ये वक्र के रूप में नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब ये सिर्फ आपको एक सीधी रेखा दिखाई दे रही होगी। ये चाप और इस केंद्र से मिला दें तो ये कोण है। तो हम जानते हैं कोण बराबर चाप। अगर इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में देखें, ये वाला चाप और इस त्रिभुज में लंब मान रहे थे तो चाप ये वाली भुजा हो जाएगी, यानी लंब बटे त्रिज्या। त्रिज्या तो यही लग जाएगी, यानी आधार मान लो। तो ये भी तो वही आ गया, क्योंकि जब हम बड़ा चाप लेते हैं तब तो ये वक्र रूप में है, लेकिन जब हम इसी चाप को छोटा कर दें, इसी चाप को अगर हम छोटा कर दें तो ये हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो उस समय हम इसको किसी भी लंब या आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा आपस में बराबर होते हैं जब दर्पण का द्वारक छोटा हो। तो ये बात फिजिक्स में कई जगह ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर, एक बात और समझो कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो गया यानी ये फिर और छोटा हो जाएगा, तो जब हम लंब खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट भी तो कहीं इधर खिसक आएगा। तो अगर हम यहीं से लंब खींचेंगे तो ये जो एन पॉइंट है ये पी पर चला आएगा। ये एन पॉइंट है तो लगभग पी पर होगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने ए एन दूरी लिखी है, सॉरी सी एन, सी से एन तक की दूरी लिखी है, तो ये एन पॉइंट पी पर चला गया तो सी एन को हम सी पी लिख सकते हैं जब दर्पण का द्वारक छोटा हो।
तो सी एन लगभग में बराबर हो जाएगा सी पी के। तो ए एन अपॉन सी एन की जगह यूज कर देंगे सी पी, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए एफ एन में, त्रिभुज ए एफ एन में इसमें भी लगा देंगे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल लंब ए एन अपॉन आधार एफ एन। अब हम दर्पण लेकर चल रहे हैं छोटे द्वारक का। द्वारक छोटा होने से फिर तो ये सब 2 थीटा tan थीटा ये सब आपस में बराबर होंगे, यानी 2 थीटा इक्वल ए एन अपॉन, फिर ये एन पॉइंट पहुंच जाएगा पी पर, तो एफ एन की जगह एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी। तो ये वैल्यू मिल गई हमें 2 थीटा की, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। थीटा ये आया, थीटा की वैल्यू ए एन अपॉन सी पी है, तो इक्वेशन 1 को यूज कर देंगे 2 में, यानी यूजिंग 1 इन 2। तो 2 अब यूज कैसे करेंगे, 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है ए एन अपॉन सी पी, तो यहाँ हम लिख देंगे ए एन अपॉन सी पी इक्वल ए एन अपॉन एफ पी, ए एन अपॉन एफ पी। तो ए एन से ए एन कैंसिल, एफ पी इधर आएगा, 2 एफ पी इक्वल सी पी। अब पी से एफ तक की दूरी, पी ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है, फोकस दूरी स्मॉल एफ, पी से सी तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये आर होती है, यानी एफ पी इक्वल एफ और सी पी इक्वल आर, ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। तो आर इक्वल 2f, यानी वक्रता त्रिज्या दोगुनी एफ की और एफ इक्वल आर बाई 2। इस प्रकार ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया। ये लास्ट का आ रहा है इसमें, ये लास्ट का आ रहा है। तो f इक्वल आर बाई 2, ये अवतल के लिए प्रूफ हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये क्लास 10th में है, तो जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हों उनको बता दीजिए और इसको पढ़ लें। तो उत्तल के लिए हम डायग्राम बना देते हैं और आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर में उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण का चित्र इस प्रकार से होता है, इसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है, ये मुख्य अक्ष, तो प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर मान लिए। जो समांतर है वो परावर्तित इस प्रकार से होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है, एफ से आ रही है। अब इस पॉइंट पर एक अभिलंब खींचेंगे और अभिलंब मुख्य अक्ष को सी पर काटेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, जाएगा। ये अभिलंब, ये दोनों समांतर रेखाएं ये वाली, तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ये बहिष कोण है, ये हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से एक लंब खींच लो, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं। इस प्रकार इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, एक ये वाला, एक ये। एक त्रिभुज है ए सी एन और दूसरा पहले ए सी एन में और उसके बाद ए एफ एन में, ठीक, उसके बाद ए एफ एन में। एक बार tan थीटा लगाएंगे, दूसरी बार tan 2 थीटा।
या इसको शॉर्ट में देख लीजिए कैसे करना है। पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ACN में, त्रिभुज ACN में, और ये छोटे द्वारक के लिए है, छोटे द्वारक के लिए। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा लंब AN बटे आधार CN, और ये पॉइंट P है तो CN बराबर हो जाएगा CP के, क्योंकि द्वारक छोटा है। इसी प्रकार त्रिभुज AFN में इसका कोण है 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल लंब AN बटे आधार FN, द्वारक छोटा है तो N P पर पहुंच जाएगा, तो P F, इसको 1 लिख देंगे, इसको 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इंटू थीटा की वैल्यू AN अपॉन CP इक्वल AN अपॉन PF, AN से AN कैंसिल, ये इधर आ जाएगा 2PF इक्वल CP, ये F हो जाएगा, ये R है तो यहाँ से F इक्वल मिल जाएगा R/2। तो यही दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध है। तो इस प्रकार से ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए प्रूफ हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। इतना कंप्लीट हो गया है। और जब भी देखिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, कोई भी डेरिवेशन अगर स्किप कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी डेरिवेशन अगर आपको समझना है और पढ़ना है, खुद से करना है, तो एक बार उसको पूरा देखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, दर्पण की फोकस दूरी F, ध्रुव से वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है, और इनके संबंध को हम दर्पण सूत्र नाम से भी जानते हैं। अब डेरिवेशन को हल करेंगे, देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या आता है। तो ये डेरिवेशन, ये सूत्र दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल के लिए और अवतल दोनों के लिए। तो हम इसको अवतल के लिए हल करेंगे। पहले नंबर 1, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देंगे। ये पॉइंट P होगा ध्रुव, द्वारक M डैश, इसकी मुख्य अक्ष पर एक हम वस्तु लेंगे O डैश। ठीक, तो इस प्रकार हमने वस्तु ले ली। अब वस्तु से एक समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है दर्पण के बिंदु A पर, और जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर वापस आएगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर वापस आएगी। तो इस प्रकार से ये परावर्तित होकर के फोकस से वापस आ जाएगी। फोकस को लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, C से होकर के जाती है। तो C से होकर जाने वाली किरण परावर्तित होकर उसी मार्ग पर
लौट आती है। अब जहाँ पर परावर्तित किरणें काटती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। ये किरण आरेख पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताए हैं। ये सब इसके 6 पार्ट थे अवतल दर्पण के लिए, वो पूरे के पूरे बताए हैं। अवतल दर्पण में 5 पार्ट तो ऐसे थे जिनमें दर्पण की मुख्य अक्ष के नीचे ही प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। मुख्य अक्ष के नीचे बने प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। चलिए अब हमें दर्पण के सूत्र का निगमन करना है। तो इसमें ज्यामिति का प्रयोग बहुत ज्यादा है, पूरा ज्यामिति पर ही आधारित है। अब ध्यान से देखिए कि ये वस्तु रखी है तो ये लंब है, ये रेखा हमने खींच दी, ये भी लंब है। तो इस प्रकार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको देखिए, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। 2 कोण इन दोनों त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं। तो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग कि 2 त्रिभुजों के यदि 2 कोण आपस में बराबर हैं तो उनके तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ओ डैश सी, आई डैश सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम इस त्रिभुज की भुजा लेंगे ओ डैश और इसकी आई डैश। ओ डैश बटे आई डैश बराबर इसकी भुजा ओ सी और इसकी भुजा आई सी, ओ सी बटे आई सी, ये हमने लिख दिया है। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको लिख देंगे समीकरण 8। अब इस प्रकार देखो, इसी प्रकार इधर ये एक त्रिभुज है और अगर हम पॉइंट ए से मुख्य अक्ष पर लंब खींच दें तो इस प्रकार ये भी एक त्रिभुज तैयार हो गया। तो इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये वाला त्रिभुज और ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ए एन एफ त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ, आई डैश एफ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं पहले इस त्रिभुज के लिए ए एन और इसमें आई डैश, ए एन अपॉन आई डैश इक्वल इसकी भुजा एन एफ बटे इसमें आई एफ बटे आई एफ। ठीक, अब ये सूत्र सिद्ध कर रहे हैं हम छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये एन पॉइंट पहुंच जाएगा पी पर, एन पहुंच जाएगा पी पर। तो इसका मतलब है कि ये जो एन एफ है, एन से एफ तक की दूरी, अब ये पॉइंट पी पर जब पहुंच जाएगा तो ये पी एफ के इक्वल हो जाएगी लगभग में। एन एफ लगभग में बराबर होगा पी एफ के। तो एन एफ की जगह पर हम पी एफ यूज कर सकते हैं। नंबर 2, ये वाली रेखा यानी ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब ये वाले मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये ओ डैश और ए एन आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर होगा ओ डैश के। तो इसमें हम यूज कर देंगे
ए एन अपॉन, एक मिनट, अब ए एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन की वैल्यू ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल एन एफ की जगह पर पी एफ अपॉन आई एफ, इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरणों की आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से हम लिख देंगे ओ सी अपॉन आई सी इक्वल पी एफ अपॉन आई एफ, पी एफ अपॉन आई एफ। यहां तक अब आ गया है क्वेश्चन। अब इन दूरियों को चित्र से समझना है। ओ से सी तक की दूरी है, तो ओ से सी तक की दूरी के लिए हमें कोई भी मान नहीं पता है कि ये दूरी कितनी है। अब इस दूरी को हम ज्ञात राशियों के पदों में लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या जानते हैं, एफ जानते हैं, यू जानते हैं, वी जानते हैं, आर जानते हैं, इन 4 राशियों को जानते हैं। तो ओसी को इनके पदों में कैसे लिखा जाए। अब इधर देखिए कि अगर हम ओपी में से ओपी का मतलब है कि ये यू का मान हो जाएगा, पॉइंट ओ पर वस्तु रखी है, ये यू है। सीपी ये आर हो जाएगी, वक्रता केंद्र तक की दूरी। आईपी ये वी प्रतिबिंब की दूरी। एफपी ये फोकस दूरी। यानी सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के साथ ही मापी जाती हैं, तो इनके पदों में हमें लिखना है। अब हम अगर ओपी माइनस सीपी कर दें, यानी इस पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा दे तो ये ओसी बच जाएगा, यानी सीपी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ओसी की जगह ओपी माइनस सीपी बटे आईसी। अब आईसी पर आओ, ये है दूरी आईसी, तो अगर हम सीपी में से आईपी घटा दें, सीपी माइनस आईपी, तो ये हमें आईसी मिल जाएगा। फिर पीएफ, पी से एफ तक की दूरी, ये हमें पता है, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर है आई एफ, आई से एफ तक की दूरी भी हमें नहीं पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आईपी में से एफपी घटा दें, आईपी में से आईपी माइनस एफ पी, तो ये आई एफ बन जाएगा। तो बस इसमें यही लिखना था। यहाँ पर अगर ये लिख लिया है तो अब हम इन सब का यूज कर लेंगे। अब चिन्ह सहित मान रखने हैं। ओपी यू वस्तु की दूरी, और ये दर्पण है अवतल, तो माइनस यू यूज करेंगे। अवतल है माइनस आर, प्रतिबिंब बाईं ओर माइनस वी, एफ माइनस, यानी इन सभी के मान माइनस चिन्ह के साथ में यूज करेंगे। ओपी माइनस यू, माइनस ये वाला माइनस, और सीपी है माइनस आर बटे में सीपी माइनस आर, फिर ये माइनस, और आईपी माइनस वी इक्वल पीएफ की वैल्यू माइनस एफ अपॉन आईपी माइनस वी, फिर माइनस और एफ पी माइनस एफ। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस, और आर को हम लिख सकते हैं, अभी निगमन किया था इससे पहले कि F इक्वल आर बाई 2, तो R इक्वल 2F, यानी R की जगह हम यूज कर देंगे 2F माइनस
2f r की वैल्यू यूज कर देंगे 2f माइनस माइनस प्लस v माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। इतना कंप्लीट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस यू प्लस 2f में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v प्लस f की, और इधर माइनस f इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2f और प्लस v की। तो इधर हम मिटा देते हैं इसको। ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये जो वैल्यू लिखी हैं ये मान OP U वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये सब लगने वाला है। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू माइनस वी माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस प्लस माइनस यू एफ, या माइनस प्लस माइनस ही रहेगा एफ यू। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2FB माइनस 2FB प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इक्वल, इसी प्रकार इधर माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर और माइनस FB। ये इधर दिख रहा है बोर्ड में, उसमें इधर का तो ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाकर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई। ये यू भी आएगा, यू बी माइनस एफ बी माइनस, एक मिनट, यू बी एफ यू होगा, माइनस का एफ यू है, ये एफ यू माइनस एफ बी प्लस 2F स्क्वायर इक्वल, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर और ये माइनस एफ बी। तो ये 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा यू बी और ये माइनस इक्वल लगा देते हैं, इनको उधर भेज देते हैं। इधर है माइनस एफ बी और ये, एक मिनट, कौन सा टर्म छूट गया है, तो इसमें इधर से यहाँ पर मल्टीप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत है। ये यू बी एफ यू, ये 2F है, 2FV होगा, 2 यहाँ पर छूट गया है, ये 2 होगा, ठीक, अब सही हो गया। तो ये यू बी, इसको इधर ये बच गया और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2FV और ये भी इधर आने पर प्लस का FV। तो ये UV इक्वल, ये बचेगा FV, ये FU है, सॉरी FU प्लस FU, ये बच जाएगा। तो इस प्रकार अब हम UFV से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे UFV से, UV अपॉन UFV इक्वल FV, UFV से डिवाइड करना है FU अपॉन UFV। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल क्या होगा, ऊपर UV है तो U और V कैंसिल, FV तो ये FV कैंसिल, FU तो ये FU, यहाँ F बच गया, यहाँ U और यहाँ V, तो ये 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। ये दर्पण का सूत्र है, यही
दर्पण का सूत्र है। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये अवतल दर्पण के लिए था, ये अवतल दर्पण के लिए था। अब है नेक्स्ट उत्तल दर्पण के लिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण के लिए। सूत्र का निगमन करेंगे। ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किया था। सूत्र दोनों के लिए सेम ही आता है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही आता है। अब निगमन करते हैं। अब निगमन करेंगे हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। अवतल के लिए कंप्लीट हो चुका है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। चलिए अब बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण। इसकी दबी हुई सतह पर कर देंगे पॉलिश। ये इसकी मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण समांतर आपतित होगी। इसके सामने एक वस्तु रखी है ओ डैश, और एक प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये दर्पण के बिंदु ए पर मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया। तो जो समांतर आपतित होती है किरण उत्तल में, वो परावर्तित इस प्रकार से होती है, वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है एफ पॉइंट से, और दूसरी प्रकाश की किरण सी की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ये जो सी की ओर जाती प्रतीत हो रही है, इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये इधर लौट रही है, ये इधर, तो ये परावर्तित किरणें यहाँ पर काट रही हैं, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा आई डैश। ये प्रतिबिंब हो गया और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से यूज करना है। दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो इसमें पहले त्रिभुज हम लेंगे ओ डैश सी। इस बार इधर से करते हैं। त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी। आई डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं। ये 90, ये 90, ये कोण कॉमन है। दो कोण बराबर समरूप हो जाते हैं। भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा लेंगे ओ डैश और इसकी भुजा आई डैश। ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल, इसकी भुजा ओ सी और इसकी भुजा आई से सी तक। ओ सी अपॉन आई सी, ओ सी अपॉन आई सी, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, एक लंब खींचेंगे मुख्य अक्ष पर ए एन। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए एन एफ और दूसरा आई डैश एफ। त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ, ये भी समरूप त्रिभुज हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी हम बराबर लेंगे। इसकी भुजा लेंगे ए एन और इसकी भुजा आई डैश। ए एन अपॉन आई डैश इक्वल, तो ये एन से एफ तक, एन एफ अपॉन आई से एफ तक आई एफ, और
ये डेरिवेशन भी छोटे द्वारक के दर्पण के लिए हो रहा है, यानी जब दर्पण का द्वारक छोटा हो। यहां लिख देते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा है। दर्पण का द्वारक छोटा होने से ये जो एन पॉइंट है इसके पास में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पी एफ दूरी है ये एन एफ दूरी के लगभग में बराबर हो जाएगी। तो ये जो एन एफ है ये एन एफ लगभग में बराबर हो जाएगा पी एफ की। और आ जाओ ये ए एन, ये ए एन ये वाली डिस्टेंस है ये वाली, और ये बराबर किसके हो जाएगी, ओ डैश के। तो इनको यूज कर देंगे इसमें, ए एन की जगह ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल एन एफ पी एफ के बराबर अपॉन आई एफ। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं ओ सी अपॉन आई सी इक्वल पी एफ अपॉन आई एफ। ओ सी अपॉन आई सी इक्वल पी एफ अपॉन आई एफ। अब हम इसको चित्र से लिख लेंगे। ओ सी यानी ओ से सी तक, डायरेक्ट हमें कोई डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन ओ से सी तक देखो ओ पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी सी अपॉन आई सी। तो ये दूरी कैसे मिलेगी, हम पी सी में से पी आई ये माइनस कर दें, इस पूरी दूरी में से ये वाली माइनस कर दें, यानी पी सी माइनस पी आई। तो ये हमें आई सी मिल जाएगा इक्वल पी एफ को ऐसे ही रहने देंगे। ये फोकस दूरी आई एफ, ये आई एफ है, तो ये कैसे मिलेगी, हम पी एफ में से माइनस कर दें पी आई एफ है तो पी आई माइनस कर दें। अब हम इनके मान रख लेंगे। ओ पी ये वस्तु रखी है और वस्तु बाईं साइड में है, तो वस्तु की दूरी u होती है तो इसको माइनस यू लिखेंगे। फिर P से C तक की दूरी ये दाईं साइड में है, वक्रता त्रिज्या तक की दूरी ये प्लस r बटी P से C तक की दूरी फिर से r माइनस P से I प्रतिबिंब की दूरी प्लस का v पी एफ फोकस दूरी, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में इसीलिए प्लस का यूज करेंगे, पी एफ प्लस एफ माइनस पी आई आई पर प्रतिबिंब है तो ये v। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस यू प्लस आर को लिख सकते हैं 2f, आर को लिख सकते हैं 2f माइनस वी इक्वल एफ अपॉन एफ माइनस वी। इसको अब हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर माइनस यू प्लस 2f में मल्टीप्लाई होगी एफ माइनस वी से, एफ माइनस वी से इक्वल इस वाले की मल्टीप्लाई इधर 2f माइनस वी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f वी। इसी प्रकार इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, यू वी इक्वल उधर माइनस एफ बी लिखा है, इसको भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2FB, और ये उधर भेजने पर हो जाएगा प्लस का UF। तो ये UV इक्वल ये घटा देंगे FB और ये UF। यहां तक हल हो गया। अब हम दोनों पक्षों में UFB से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में UFB से भाग करने पर, चलिए भाग कर लेते हैं।
अब इधर तो कहीं जगह बची नहीं है, तो भाग भी करना है। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि अब इसका यूज इधर नहीं है, अब केवल लास्ट में ही उसको सॉल्व करना है। यह UV इक्वल FV प्लस UF, भाग करना है UFV से, UFV से, UFV से भाग कर दिया। UV U और V कैंसिल, FV F और V को कैंसिल करेगा, UF इसको, तो यहाँ पर बच गया 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए फार्मूला प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार उत्तल और अवतल दोनों के लिए प्रूफ हो गया है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और जो क्लास 10th के बच्चे हों उनसे भी बता दीजिए, क्योंकि उनके सिलेबस में है, और 12th में इस बार ये हटा दिया गया है सिलेबस से।